अस्सलाम वालेकुम। आइए डियर व्यूअर्स, आगे बढ़ाते हैं हमारे सिलसिले सवाल तो जवाबात, प्रश्न एवं उत्तर, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आज हम किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम अपने तमाम व्यूअर्स का जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, और देखने के बाद जब उनको कोई वीडियो पसंद आता है या कुछ नया सीखने को जानने को मिलता है तो फिर उसको वो अप्रिशिएट भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। इन्हीं नामों में सबसे अप्रिशिएबल नाम है हकीम मोहिबुल हक साहब का, जो कि ख़ुद एक बहुत ही काबिल, कामयाब, जय्यद, हाज़िक़ हकीम हैं। लेकिन फिर भी उनको कभी कोई नया टॉपिक अच्छा लगता है तो वो अपना कमेंट देते हैं। इससे हौसला अफजाई होती है और ऐसा लगता है कि हाँ, हमारा मैसेज कहीं तक जा रहा है और हम कामयाब हैं अपने काम में। हकीम जाहिद ख़ान साहब, इसके अलावा बहुत सारे हुक्मा हैं जिनके नाम फ़िलहाल मैं नहीं ले पा रहा हूँ, लिखना भूल गया, बहुत ज़्यादा सर्च करना था। एक फ़ज़ल इकबाल साहब हैं, मैं नहीं जानता कौन है, लेकिन उनकी ख़ास बात यह है कि वो हमेशा ही सलाम का जवाब ज़्यादातर टाइम लिख कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। अब लेते हैं हम सबसे पहला सवाल। एच पाइलोरी की दवा बताएं। देखिए, मैं बहुत बार पहले भी कह चुका हूँ। पहली बात तो यह है कि एच पाइलोरी का जो भी डिस्क्रिप्शन है वो मेरा एक वीडियो अपलोडेड है, उसको आप ध्यान से देखें। दूसरी बात यह है कि एच पाइलोरी या कोई भी और जो कॉम्प्लिकेटेड या क्रोनिक केसेस होते हैं उनको किसी भी माहिर तबीब से इलाज करवाना चाहिए। इस तरह से ये दवा से ट्रीटमेंट ठीक होता भी नहीं है और क्रोनिक से क्रोनिक होता चला जाता है। बेहतर सलाह यही रहती है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आपके आसपास कोई अच्छे हकीम हैं, ज़रूर होते हैं, तो उनसे रब्ता कायम करें या फिर हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। मूली की खार बनाने का तरीका, ये दूसरा सवाल है। देखिए, मूली की खार बनाने का तरीका बहुत ही डिटेल में हमने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप वहाँ उसको देख सकते हैं। एक सवाल इस तरह से है कि उस्तो खुद्दूस हमल के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। जी हाँ, ये इस्तेमाल किया जा सकता है और ख़ास तौर से जैसा कि आप कह रही हैं कि हफ्ते में 2 बार लेते हैं तो इस्तेमाल किया जा सकता है। ख़ज़ाइनुल अदविया एक साहब ने बड़े यूँ कहिए कि इस दौर में काबिल तारीफ़ बात है, जिन्होंने 15,000 रुपये की किताब ख़रीदी है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा उनको, और आप पढ़िए और उसको समझिए, बहुत फ़ायदा होगा इससे। हमने एक वीडियो अपलोड किया था इतरिफल बादियान का, जो आँखों की कमज़ोरी को दूर करने के लिए, या कहें कि नज़र को अच्छा करने के लिए या बीनाई को बढ़ाने के लिए वो नुस्खा यूज़ किया जाता है। तो किसी ने हमें कमेंट किया है कि आपकी आँखें क्यों कमज़ोर हैं। इसलिए कि हमें कोई हकीम वाहिद बेग नहीं मिला था जब हम छोटे थे। जब इस तरह की प्रॉब्लम थी तो आपको अल्लाह ने हकीम वाहिद बेग दिया है, फ़ायदा उठाएं। उस दौर में जब हम 16 साल के थे उस वक्त हमें नहीं मिला था। ये हमारे अफसोस की बात है और बहुत मुद्दतों तक भी नहीं मिला। एक सवाल इस तरह है कि स्लिप डिस्क का इलाज नहीं बताया। जी हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं। 2-3 बातें हैं इसमें। एक तो ये कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जिनका कि एक ही तरह से इलाज किया जाए ऐसा नहीं होता। पर्सन टू पर्सन नुस्खा डिफ़र करते हैं, तो सभी को बयान करना ज़रा सा मुश्किल होता है। और अगर हम 1-2 कर देते हैं तो या तो उनका फ़ायदा नहीं मिलता है, तो फिर ये होता है कि सब ये नुस्खे ने फ़ायदा नहीं किया, या ये होता है कि उसका मिसयूज़ होता है, गलत यूज़ हो जाता है। तो इसलिए हमने कुछ चीज़ों के लिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ वीडियो हमारे प्रमोशनल होते हैं, कमर्शियल कह सकते हैं आप, कि हम अपनी क्लिनिक को या हमारे मतलब को प्रमोट करने के लिए करते हैं। और दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ भी कह सकते हैं कि अगर हम अपनी बारे में नहीं बताएंगे तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको इन दवा की ज़रूरत है, इस इलाज की ज़रूरत है, उन तक ही मैसेज कैसे पहुँचेगा कि इस चीज़ का इलाज मुमकिन है बीमारी में। तो बहुत सारे वीडियो ऐसे होते हैं जो हमारे पेशेंट्स के लिए होते हैं। हुक्मा हजरात भी या हमारे व्यूवर्स भी उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फ़ायदा उठाते हैं, उठाना चाहिए। एक सवाल इस तरह से है, कोंच की जड़ के बारे में बताएं। देखिए, कोंच की जड़ हमने कभी इस्तेमाल नहीं की, इसलिए इसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे। एक सवाल इस तरह से है कि किसी भी मर्ज़ को इलाज शुरू करने में कितने टाइम में रिज़ल्ट मिलता है। देखिए, इलाज कई चीज़ों पर, रिज़ल्ट कई चीज़ों पर डिपेंड करता है कि मर्ज़ की नौइयत क्या है, मरीज़ का मिजाज क्या है, दवा किस तरह की है। तो
इसके बारे में किसी भी के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है पहले से कि इस मर्ज़ में इतने दिन में रिज़ल्ट मिल जाएगा। ये सब तजर्बे पे डिपेंड करता है और अपने पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है। तिला करकरहा में तेल कौन सा डालना है? देखिए, इसमें अगर आप जैतून का तेल डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, वरना तिल का तेल डाल सकते हैं। अभी हमने एक नुस्खा जंगली प्याज का सिकंजबीन उनसुली अपलोड किया था, उसमें हमने सिरका इस्तेमाल किया था। तो ये सवाल है कि आपने सिरका किसका डाला है? देखिए, हमने सिरका जामुन डाला है, लेकिन आप सिरका जामुन या सिरका अंगूर या सिरका गन्ने का सिरका डाल सकते हैं। एक बहुत लंबी बहस का सवाल है, कोशिश करेंगे जो शॉर्ट में समझाने की, कि बलगमी मिजाज में सरफरावी मर्ज़ पैदा हो जाए तो कैसे ट्रीट होगा। देखिए, आम तौर से तो उसूल ये होता है, जो प्रैक्टिकली देखा जाता है, कि सफरावी मिजाज वाले लोगों को सफरावी मर्ज़ ज़्यादा होते हैं, बलगमी मिजाज वालों को बलगमी मर्ज़ ज़्यादा होते हैं, और उनका उसी तरह से इलाज करना कदरे आसान होता है। लेकिन अगर किसी बलगमी मिजाज को सफरावी मर्ज़ हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो उसके मिजाज में जो बलगमियत थी, जो बलगमी मिजाज उसका था, जो बलगम का गलबा था, वो ख़त्म हुआ। और उसके बाद वो इतना ख़त्म हुआ, इतना डाउन आया कि उसके बाद सफ़रा का गलबा शुरू हुआ, सफ़रा ने वहाँ पे अपना कब्ज़ा किया। तो अब आपको यहाँ पर इलाज करने में बहुत दिक्कत आएगी, मेहनत आएगी, टाइम लगेगा, बड़े एक्सपीरियंस की ज़रूरत है कि पहले तो आप इसको यहाँ पे सफ़रा को ख़त्म करेंगे और फिर बलगम को ऊपर तक लाएंगे। ज़ाहिर सी बात है, सफ़रा को ख़त्म करने के लिए आप ऐसी दवाएं देंगे जिससे कि बलगम पैदा होता है। अगर आपने ऐसा कर दिया कि वो बलगम पैदा होने वाली चीज़ें हैं और ज़्यादा बलगम पैदा हो गया, तो उसको फिर कोई सा बलगमी मर्ज़ पैदा हो जाएगा जो कि किसी दूसरे उज़ू में हो जाएगा। तो इसलिए, और इसी तरह से दूसरे मर्ज़ों के ख़िलाफ़ होता है कि सफ़रावी में अगर बलगमी हो जाए तो उसका मतलब ये हुआ कि उसकी हरारत इतनी ख़त्म हो गई है सफ़रावी कि बलगम का कब्ज़ा हो गया है वहाँ पर। तो इस तरह के केसेस में बहुत धीरे 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 इलाज किया जाता है। माजूर उशबा की प्रिपरेशन पर वीडियो बनाएं। देखिए, माजूर उशबा का एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। मोहतरमा डॉक्टर साहिबा का एक सवाल यूँ भी है कि सफ्ता का मतलब बताएं। देखिए, ये जो लफ्ज़ है अरबी का लफ्ज़ है और इसके सही प्रोनाउंसिएशन है सिफ़ा। ते इसमें नहीं बोला जाता है, खामोश है, लेकिन हम उर्दू वाले हैं इसलिए हम इसको सिफ्ता बोल सकते हैं, या कहिए कि बोलते हैं। यह सिफत से है, सिफत यानी खूबी, तारीफ़, बयान, एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन। तो जब पहले हकीम लोग बहुत सारे अपने जो प्रिस्क्रिप्शन होते थे उसमें जो दवाएं लिखा करते थे तो वो उससे पहले सिफ्ता या सिफा लिखा करते थे। आज के दौर में नुस्खा लफ्ज़ ज़्यादा चलता है, तो नुस्खा और सिफा एक ही बात है। आप दोनों, बस एक वक्त की बात होती है कि एक दौर में एक लफ्ज़ ज़्यादा चलता है, दूसरे दौर में दूसरा लफ्ज़ आ जाता है उसकी जगह, ऐसा बहुत बार होता है। तो मतलब सेम है, लेकिन बस थोड़ा सा यूँ कह सकते हैं कि सिफा में एक डिस्क्रिप्शन होता है। किसी भी चीज़ के बारे में आप डिस्क्राइब करते हैं, वो मेडिसिन के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं और किसी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। हालांकि नुस्खे में भी आप नुस्खा, एक किसी कॉपी को भी नुस्खा कहते हैं, और कोई दवाओं का एक्सप्लेनेशन हो उसको भी नुस्खा कहते हैं, कोई चीज़ बताना हो उसको नुस्खा, कई मानी में लिया जाता है। लेकिन सिंपल सा इसका जब हम इसको ट्रांसलेट करें तो, या एक समझना चाहें तो सिर्फ यूँ कह सकते हैं कि इंग्लिश में प्रिस्क्रिप्शन और यूनानी में नुस्खा या सिफ्ता एक ही बात है। ये थे कुछ सवालात जिनका जवाब हमने फ़िलहाल दिया, और हम चाहेंगे कि कुछ ऐसे सवालात जो यूनानी को समझने के लिए हों या जो बहुत पेचीदा हैं, उनकी गुत्थी सुलझाने के लिए कुछ सवाल सामने आए। बहुत मुमकिन है कि हम उसमें कुछ हेल्प कर सकें, और नहीं होगी तो नहीं होगी।
لیکن ہم چاہتے ہیں کہ سلسلہ سوالات و جوابات اور انٹرسٹنگ بھی ہوتا جائے، ڈیٹیلڈ بھی ہوتا جائے، اور ڈیپ بھی ہوتا جائے، اور زیادہ مفید بھی ہوتا جائے۔ تو لائیے اپنے سوالات، انشاءاللہ بات کرتے ہیں اس کے بارے میں۔ فی الحال اتنا ہی، اللہ حافظ۔